नमस्कार प्यारे साथियों, जीके वाटिका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जिसे सभी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। मनुष्य का जो सर मस्तिष्क होता है पूछ रहा है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना सर, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अग्रभाग, बीच वाले को कहते हैं सर मध्य भाग, और नीचे वाले को कहते हैं पश्च भाग। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला अग्रभाग, बीच वाले को मध्य भाग और सबसे पीछे वाले को पश्च भाग कहते हैं। ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में मनुष्य का मस्तिष्क को विभाजित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं सर? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपको बताना है सर कि 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? पसली की संख्या पूछ रहा है सर। तो बात को ध्यान में रखिएगा, मनुष्य में जो होता है पसली की संख्या 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी होता है। 12 जोड़ी यानी 24। 12 एक तरफ पाई जाती है और 12 एक तरफ पाई जाती है, कुल मिला के 24। अगर जोड़ी में पूछे तो आपको बोलना सर 12 जोड़ी। 12 तो इस तरफ पाया जाएगा और 12 इस तरफ पाया जाएगा। और ये मानव का जो पसली होता है ना, तो ये पूछता है कि मानव का पसली जो होता है सर ये किसके साथ जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टर्नम। क्या होगा? स्टर्नम। क्या होगा? स्टर्नम। मानव का पसली स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? देखिए सर, संयोजी ऊतक का मतलब होता है हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ कर रखने का कार्य करता है। इसी को कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन पहला है वसा ऊतक। वसा ऊतक भी क्या करता है, ये हमारे शरीर में संपूर्ण पूरे शरीर में ये पाया जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण शरीर को जोड़ता है। ऑप्शन बी है सघन कठोर हड्डी। देखिए हमारे हड्डी जो होता है ये भी पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। तीसरा ऑप्शन है हृदय की पेशियां और चौथा ऑप्शन है संयोजक ऊतक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय की पेशियां जो होता है ये सिर्फ हमारी हृदय में ही पाई जाती है और ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय की पेशियां। चलिए हम लोग, अगर पूछ जाए आपसे क्वेश्चन कि बताइए हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हृदय का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगर पूछे कि बताइए हृदय का वजन कितना होता है सर, तो हृदय का वजन जो होता है ना ये 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि से पेशी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? यानी अस्थि का मतलब होता है हड्डी, है ना, और पेशी का मतलब होता है मांसपेशी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो देखिए सर, हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं सर? टेंडन क्या करता है? ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेंडन। क्या होगा? टेंडन, है ना। चलिए हम लोग, अगर पूछे बताइए मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी के अध्ययन को कहते हैं सर मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, मांसपेशी के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, 2 अस्थि को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? 2 अस्थि को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ अस्थि की बात आई, 2 हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक बोल रहा है। 2 हड्डी को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट, लेकिन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा कौन? टेंडन। अगर पूछे कि बताइए मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो बोलना सर 206। बोलेगा पूछिए बताइए कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है ऑस्टियोलॉजी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टेप या स्टेपीज जो होता है, बात एक ही है। ठीक है ना। स्टेपीज जो होता है सर ये हमारे कान में पाई जाती है। स्टेपीज जो होता है ना यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे कान में 3 हड्डी पाई जाती है। पहला तो स्टेपीज एक होता है,
दूसरा होता है मेलियस और तीसरा होता है इनकस। ये तीनों हड्डी हमारी कान में पाई जाती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का क्या नाम है? हमारे सबसे लंबी मांसपेशी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्टोरियस पेशी। हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो होता है उसका नाम क्या है सर? सर्टोरियस मांसपेशी। यह हमारे कुबड़ में होता है। कहाँ पाया जाता है? यह हमारे कुबड़ में पाया जाता है, ठीक ना, सर्टोरियस मांसपेशी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग। पायरिया रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग, ठीक ना सर। ये पायरिया बीमारी में क्या होता है? पायरिया रोग में क्या होता है? हमारे मसूड़े या दांतों से ब्लड आने लगता है। क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दांत वो जबड़ा को, है ना, दांत वो जबड़ा को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं सर, तो बोलेंगे सर दांतों के अध्ययन को कहते हैं डेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितने कंकालीय पेशियां होती है? कंकालीय पेशी का मतलब होता है मांसपेशी की संख्या। कंकाल के ऊपर जो मांसपेशी पाई जाती है उसकी संख्या कितनी होती है? देखिए सर, इस बात को आप ध्यान रखिए कि हमारे शरीर में मांसपेशी की संख्या 639 होता है। कितना होता है? 639 होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 700, तीसरा है 200 और चौथा है 206। इसका राइट आंसर होगा 700, क्योंकि यह लगभग 639 के करीब है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता किसकी वजह से होता है? देखिए सर, दांतों में जो मजबूती या हड्डी में जो मजबूती होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। हमारे दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस 98% पाया जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है? ये यूरिक अम्ल जो होता है सर, यह उत्सर्जी पदार्थ होता है पक्षियों का। पक्षी जो मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन करता है? तो इसको ये करता है यूरिक अम्ल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरिक अम्ल। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में वृक्क का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? वृक्क का मतलब होता है सर किडनी। किडनी का क्या कार्य है? किडनी का कार्य है उत्सर्जन। क्या कार्य है? उत्सर्जन, ठीक ना। अगर पूछे कि किडनी की सबसे छोटी इकाई या क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो बोलेंगे सर नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा किडनी की सबसे छोटी इकाई। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस तंत्र में, मानव शरीर के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है? अभी अभी हम बताएं आपको कि नेफ्रॉन जो होता है यह हमारी किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। और किडनी किसका भाग होता है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन तंत्र। क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, RH कारक दर्शाता है। RH कारक दर्शाता है। देखिए RH कारक क्या होता है? एक बार क्या हुआ ना, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, RH कारक का खोज किया था। एक बंदर था रीसस प्रजाति के बंदर पर कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की खोज किया, जिसमें उनको डी एंटीजन क्या मिला? डी एंटीजन मिला था। जिस भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन उपलब्ध होगा उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अर्थात जिसमें नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो RH कारक दर्शाता है किसको? तो रीसस कारक या रीसस प्रजाति के बंदर को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ECG किसका कार्य को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हृदय। ECG जो है ये हृदय के कार्य को दर्शाता है। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक ना सर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन हो जाएगा के, है ना। अगर पूछे कि बताइए विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है क्या है, तो बोलना है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, जो रक्त को थक्का बनने में हमारी मदद करता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य या मानव रक्त का लाल रंग का कारक है। देखिए मनुष्य का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसी कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा पाई जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन या लोहा पाया जाता है, इसीलिए मानव का रक्त लाल होता है, ठीक है ना सर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? थक्कारोधी का मतलब होता है वो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है,
ठीक ना। ये हमारे शरीर के अंदर रक्त देखते होंगे आप कि शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं होता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं होता है। तो हमारे शरीर के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है हिपेरिन, वो हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिपेरिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिपेरिन। ये क्या करता है? रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरुष में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई होती है, देखिए पुरुष की कंठ नली की लंबाई 20 मिलीमीटर होता है, 20 मिलीमीटर होता है, 20 मिलीमीटर होता है। अगर महिला की बात करें तो उसकी कंठ नली की लंबाई 15 मिलीमीटर होता है। अब इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है, या मानव में ध्वनि का निर्माण कहाँ पर होता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंठ नली। कंठ नली, इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र भी कहते हैं, ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर होगा कंठ नली। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र से एल्वियोली, निम्नलिखित में से किस यंत्र से एल्वियोली संबंधित है? देखिए एल्वियोली एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी मतलब होता है कुपिका या वायु कोष्ठक, कुपिका या वायु कोष्ठक, ठीक है। ये कुपिका और वायु कोष्ठक देखिए कहाँ पर आता है, या एल्वियोली क्या होता है? हमारे ये फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होता है, हमारे फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? एल्वियोली या वायु कोष्ठक। क्या होता है? हमारे फेफड़े की सबसे छोटी इकाई जो होता है यह एल्वियोली या वायु कोष्ठक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्वसन तंत्र। क्या होगा? श्वसन तंत्र। अगर पूछे कि हमारे फेफड़े में कितना एल्वियोली या कितना वायु कोष्ठक होता है, तो हमारे एक फेफड़े में जो होता है 15 करोड़ यानी 150 मिलियन होता है एक फेफड़े में। दोनों की बात करें, दोनों फेफड़े में लगभग 300 मिलियन वायु कोष्ठक या वायु कुपिका या एल्वियोली पाई जाती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव स्वर बॉक्स में कुल कितने स्वर रज्जु होते हैं? स्वर बॉक्स में स्वर रज्जु पाई जाती है जो आवाज़ को बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये मानव स्वर बॉक्स में 2 स्वर रज्जु पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 स्वर रज्जु। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीत निद्रा की अवस्था में मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? मतलब शीत निद्रा में जब जमीन के नीचे या शीत निद्रा में मेढक रहते हैं तो किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है, ठीक है ना। देखिए जब मेढक बच्चा रहता है, मेढक के बच्चे को कहते हैं टेडपोल, टेडपोल। मेढक के बच्चे को क्या कहता है सर? टेडपोल। मेढक बच्चे में गिल्स के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, मेढक बच्चे में गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं और थोड़ा बड़ा होने पर फेफड़ा के द्वारा, और जब जमीन के नीचे वो होता है तब लेता है सर वो जमीन के नीचे त्वचा, किसके द्वारा? जमीन के नीचे त्वचा के द्वारा वो सांस लेता है, या शीत निद्रा में वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल त्वचा के द्वारा, केवल त्वचा के द्वारा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेशीय थकान किसके जमाव से होता है? हमें जो थकान का महसूस होता है मांसपेशियों में वो किसके जमाव से? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमाव से ही हमें पेशीय थकान का महसूस या अनुभव होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का श्वसन दर क्या है? नवजात शिशु का श्वसन दर क्या है? देखिए सर, नवजात शिशु का श्वसन दर जो होता है यह 25 से 40 बार होता है, 25 से 40 बार पर मिनट होता है नवजात शिशु का। तो ऑप्शन देखिए क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 32 बार, 26 बार, 18 बार और 15 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32 बार। क्या होगा? ऑप्शन सी 32 बार। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मवेशी तीव्रता से घास निगलकर इसे कहाँ संचित यानी जमा रखते हैं? जिसका सही आंसर होगा रूमन। रूमन में वो क्या करते हैं? जमा उसको रखते हैं, ठीक है ना सर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, पित्तरस कहाँ संचित होता है? पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो देखिए सर, पित्तरस संचित होता है पित्ताशय में, ध्यान में रखिएगा। पित्तरस संचित यानी जमा कहाँ होता है या इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। लेकिन पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण जो करता है वो करता है हमारा यकृत। कौन करता है? निर्माण यकृत में होता है, लेकिन वो संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अगर पूछे कि यकृत का वजन कितना होता है सर, तो यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 kg, 1.5 से 2 kg होता है। यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पित्तरस
किस ग्रंथि द्वारा बनता है? देखिए हम क्वेश्चन आएगा ना, पितरस किस ग्रंथि के द्वारा बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा बनता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? ठीक ना, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य रितिका में। खाद्य रितिका से ही अमीबा अपना भोजन का पाचन करता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं? रदनक, देखिए रदनक क्या है? ये दांतों के प्रकार हैं। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले कृंतक होता है, दूसरा रदनक होता है, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा चर्वणक। कृंतक की संख्या 8 होता है, रदनक की संख्या 4 होता है, अग्रचर्वणक की संख्या 8 होता है और चर्वणक की संख्या 12 होता है। ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। रदनक की संख्या 4 होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य गुहा किस तंत्र का अंग है? मुख्य गुहा किस तंत्र का अंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का संबंध किससे है? मुख्य गुहा। और पूछे कि भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है या भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोलते हैं हम लोग क्या सर? मुख्य गुहा। मुख्य गुहा से भोजन का प्रारंभ होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये जो फ्रुक्टोज होता है यह एक, ठीक है ना, यह जो फ्रुक्टोज होता है यह फलों को मीठापन उपलब्ध कराता है। फ्रुक्टोज का समान सूत्र जो होता है ग्लूकोज के बराबर होता है, यानी C6H12O6। ग्लूकोज का भी समान सूत्र C6H12O6 होता है और फ्रुक्टोज का भी होता है। फ्रुक्टोज जो होता है यह मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। ठीक है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज। ये सबसे मीठा होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विटामिन कैल्शियम का अवशोषण करने में सहायक होता है? ठीक है, कैल्शियम का अवशोषण करने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम का अवशोषण करता है। ठीक है ना। चलिए लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है हमें ऊर्जा देना। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का जो संबंध है वो ग्लूकोज से होता है। किससे होता है? ग्लूकोज जो है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, राइबोफ्लोविन क्या है? हार्मोन, विटामिन, वसीय अम्ल, एंजाइम। राइबोफ्लोविन जो होता है यह एक प्रकार का विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? वो राइबोफ्लोविन होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इनमें से किसमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में होती है? देखिए विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है नींबू में। किसमें होता है? नींबू में, या बोल सकते हैं खट्टे फलों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नींबू।